नमस्कार। राधे राधे। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको अपनी सेहत और स्वास्थ्य दोनों के बारे में जानकारी देनी है कि आपकी सेहत कैसी है और आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हैं। आप सभी लोग ठीक है साहब? आप सभी लोग सही हैं? चलिए, सिंह जी भी हमारे साथ हैं और राठौड़ जी भी आ चुके हैं। शब्द शरद जी भी हमारे साथ हैं, रवि जी हमारे साथ हैं, सुनील जी हमारे साथ हैं, डी सिंह आजाद जी भी हमारे साथ हैं, साथ के साथ रिंकी जी भी हमारे साथ हैं, अनिश जी भी हमारे साथ हैं, मधु जी हैं और हमारे साथ प्रवीण जी हैं, प्रवीण जी भी हमारे साथ हैं, शिव कुमार वर्मा जी भी हमारे साथ, रिंकी जी भी हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप सभी लोग ठीक है? स्वस्थ हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग आनंद में रहिए, स्वस्थ रहिए, मौज में रहिए और मौज लेते रहिए, ठीक है ना? चलिए, राम राम गुरु जी, राम राम जी, ठीक है ना? राम राम जी। चलिए आगे चलते हैं। तो जी क्लासेस की शुरुआत करते हो। क्लासेस की शुरुआत करते समय एक सवाल जो कि हमेशा आपसे पूछा गया है, सवाल क्या है? तो जी इसी सवाल के बारे में तो आपकी और हमारी बातचीत होती है। सवाल है सर हमारे दिन के टारगेट, कि अगर हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी होने के नैतिक कर्तव्य पूरे करने हैं, हमें हमारे दिन के टारगेट को पूरा करना है। कंप्यूटर जी, बहुत बहुत आभार। हमारा पेन ना नीचे गिर गया था। कंप्यूटर जी नहीं होते तो पता नहीं कैसे हम पेन उठाते। नहीं, लेकिन उठा तो लेते लेकिन वो जैसे उठाते वैसे उठाते, ठीक है। चलिए, कि अगर सर अगर आज हम हिंदी पढ़ेंगे तो सर हिंदी में ये टॉपिक, अगर मैथ पढ़ेंगे तो सर मैथ में ये टॉपिक, रीजनिंग पढ़ेंगे तो रीजनिंग में ये टॉपिक। किसी भी दिन की तैयारी से पहले एक सबसे पहला कार्य करना है। विद्यार्थी कहीं ना कहीं पता है क्या है, लक्ष्य पर कार्य करता है। लक्ष्य जैसे कि उसने 8-9 घंटे के टारगेट लिखे हैं अपने, मतलब घंटे मायने नहीं रखते, 8-9 घंटे की जॉब है आपकी कि पढ़ना है। एक दो सब्जेक्ट लिखे और देखा कि हाँ आज उसे इन पर बातचीत करनी है। और अगर ये उसने टारगेट कंप्लीट किए हैं तो अगर परीक्षा में अगर ये टारगेट पढ़ने के बाद सवाल सॉल्व नहीं हुए तो क्या ही फायदा पढ़ने का। तो सर विद्यार्थी देखता है रिवीजन, कि अगर आज उसने कोई टॉपिक पढ़ा है, अगर आज उसने कोई टॉपिक पढ़ा है तो आज पढ़े हुए टॉपिक का रिवीजन 7 दिन के बाद करना होता है, 14 दिन के बाद। 1-2 दिन में रिवीजन हम नहीं करते और ना ही हमें करना है। और कोई कर रहा है तो उसको मना करना है, ठीक है ना? यूपीपी वालों का सिलेक्शन हो गया सर, यूपीपी वालों का सिलेक्शन हो गया। हाँ, यूपीपी वालों का सिलेक्शन हो गया। सर मेरा कमेंट क्यों नहीं आ रहा है? आ तो रहा है जी आपका कमेंट, ठीक है। फिर कुछ क्लास नोट नहीं दिख रहा है। कुछ क्लासेस के नोट्स, अब भाई तो नोट्स तो वर्णमाला के ही आए होंगे आपके हिंदी वाले सेक्शन में, क्योंकि अभी हमने वर्णमाला ही कवर करी है, ठीक है। शॉर्ट्स नोट्स हम बना रहे हैं। इससे जो पिछली क्लास हुई थी सैटरडे वाली, आप बताइए कि हमने कहाँ तक लिख लिया था, कहाँ तक हमने बातचीत कर ली थी। एक बार मैं भी देखता हूँ कि कहीं पर मुझे मिल जाता है तो कि हमने कहाँ पर लिखा। देखो, हमने वर्णमाला पढ़ी थी ना, हमने पढ़ी थी वर्णमाला। और वर्णमाला तो पढ़ी थी हमने जी, अच्छी बात है, लेकिन वो यहाँ पर तो याद करने वाला मटेरियल दे दीजिए। दे तो दिया है आपको, ठीक है ना, आपके नोट्स में है, ठीक है। वर्णों के क्रम, वर्णों के क्रम मतलब कहाँ तक हमने पढ़ा है? कोई पता है कि क्या हमने अल्प प्राण महाप्राण लिख लिए हैं? लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? उत्तर बताओ जरा। अरे बोलो रे, कुछ कैसे थक गए आप लोग? ठीक है। हाँ सर जी, यही वन वे हैं। नहीं लिखे हैं अभी अल्प प्राण महाप्राण तो लिखो ना उसको, क्यों परेशान हो रहे हो? लिखो। लो, इसको हटाओ यहाँ से, इसको हटाओ और यहाँ पर लिखो भाई। क्या लिखोगे?
गुरुजी अब हम लिखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है, कि वायु के प्रयोग के आधार पर ना, बाह्य प्रयत्नों के आधार पर हमारे व्यंजनों को दो भागों में और बांटा गया है, ठीक है। तो उनको एक बार फटाफट से कवर करते हैं, उनको लिखकर तुरंत फ्री होते हैं, फिर चलेंगे अगले वाले टॉपिक पर, ठीक है। चलिए अच्छी बात है कि सर जी एक है अल्प प्राण, क्या है अल्प प्राण। अच्छा यहाँ यहाँ पर लिखो, नोट कर रहे हैं ना, तो लिखिए वायु की मात्रा के आधार पर, वायु की मात्रा के आधार पर, वायु की मात्रा के आधार पर दो भेद लिखिए, पहला और दूसरा। पहले वाले भेद में लिखेंगे आप महाप्राण, क्या लिखेंगे महाप्राण, और दूसरे वाले भेद में लिखेंगे आप अल्प प्राण, ठीक, अल्प प्राण की बात है। इसको ऐसे लिखिए कि महाप्राण में बहुत वायु, बहुत वायु, और अल्प प्राण में लिखेंगे कम वायु, लिखोगे कम वायु, ठीक, बहुत वायु और कम वायु। और यहाँ पर फिर एक हेडिंग बनाइए, यहाँ पर लिखिएगा अल्प प्राण, क्या लिखोगे यहाँ पर, या फिर पहली हेडिंग लिखिए महाप्राण, क्या लिखिए महाप्राण। तो महाप्राण के साथ ऐसे दो एरो खींचिए, देखिए दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, साथ के साथ बीच में प्लस का चिन्ह लगाइए, लिखिए यहाँ पर सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा, हासे हाथी, ये महाप्राण। दूसरी तरफ एक एरो खींचिए इधर, और यहाँ पर लिखिए अल्प प्राण, क्या लिखिए अल्प प्राण, और अल्प प्राण के साथ ऐसे तीन एरो खींचिए, देखिए पहला तीसरा पांचवा वर्ण, साथ के साथ जितने भी य र ल व हैं इनको बोलने में भी मुंह से कम वायु बाहर आती है, और सभी स्वर, इनको डिटेल में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे होते हैं, बस लिखने हैं, ठीक है। सर जी इतना मुश्किल सब्जेक्ट है हिंदी, मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे कोई मुश्किल का, अरे ये कोई मुश्किल सब्जेक्ट है हिंदी? मुश्किल अगर आप मान कर बैठे ना तब तो मुश्किल है, और अगर मुश्किल नहीं माना है तब मुश्किल नहीं है, मान लिया तब तो जी हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, इससे सरल कोई सब्जेक्ट नहीं शायद, ठीक है। अब लिखिए यहाँ पर दूसरा, कंपन के आधार पर, इसके आधार पर, कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर विभाजन, कंपन के आधार पर विभाजन। और पहला विभाजन लिखिए यहाँ पर सघोष, क्या लिखोगे सघोष, सघोष के साथ ब्रैकेट में लिखिए यहाँ पर एक स्लैश लगाकर घोष, दूसरा लिखिए अघोष जिनमें कंपन नहीं होता, जिनमें कंपन नहीं होता। इसके सामने लिखिए कि कंपन होगा उच्चारण में, कंपन यहाँ होता है, यहाँ लिखिए उच्चारण में, उच्चारण में कंपन नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ो, इसके साथ सर यहाँ पर लिखिए, सबसे पहले लिखिए यहाँ पर सघोष, क्या लिखोगे सघोष, सघोष के साथ एक ब्रैकेट, एक स्लैश चिन्ह बना के घोष लिखिए। यहाँ पर इसको विभाजित करिए कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ये इसको आप एक तरीके से रिवीजन के तौर पर लिखें, तीसरा चौथा पांचवा सभी स्वर सर सघोष होते हैं, क्योंकि स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, सभी स्वर सघोष होते हैं। साथ के साथ अंत्यस्थ व्यंजन यानी य र ल व, ये भी क्या होते हैं, ये भी सघोष होते हैं। एक तरफ सर यहाँ पर अब एक एरो खींचिए इस तरीके से, और यहाँ पर लिखिए अब अघोष, क्या लिखिए अघोष, और अघोष के अंतर्गत अच्छा यहाँ पर एक ऊष्म व्यंजन और लिखिएगा, क्या लिखिए ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन में केवल यहाँ पर लिखना है हासे हाथी। अघोष में लिखिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा, और बस सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा, बस और कुछ नहीं। इतना लिखा कंप्लीट वर्णमाला, ठीक है ना, इतना लिखा वर्णमाला के शॉर्ट्स नोट कंप्लीट, कंप्लीट, ठीक, डन, ठीक है जी। हाथ खड़ा करो कि ये किस किस के कंप्लीट हो गए और कितने पेज हो गए, फटाफट से उत्तर बताइए। अब नए एक टॉपिक पर बातचीत करते हैं, बहुत दिनों से वर्णमाला पर हम बातचीत कर रहे हैं, 3 से 4 दिन हो गए शायद, ठीक है ना, 3-4 क्लासेस हो गई वर्णमाला की, या हो सकता है 5 क्लास हो गई हैं, ठीक है ना, हो सकता है 5 क्लासेस। वो जो आपकी एप्लीकेशन पर वर्णमाला की पीडीएफ है ना, उसको डाउनलोड करिएगा। अब ये आपका कार्य है कि एक बार उसको पढ़ना, सैटरडे को उसका टेस्ट होगा। 3 पेज हो गए, हाँ टारगेट था कि सर जी हमारे 2 पेज में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं अगर 3 पेज हो रहे हैं तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 पेज हो रहे हैं तो मतलब शॉर्ट्स रिविजन सही होंगे, ठीक है ना, शॉर्ट्स रिविजन ठीक होंगे। तो 8 क्लासेस हो गई, अच्छा वर्णमाला पर 8 क्लासेस हो गई, क्या बात है भाई, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। सही, मेरा मतलब और था कि क्लास नहीं देख रहा,
अब देखो क्लासेस तो आपको करनी है साहब, एक एक क्लासेस आपको करनी है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो जरा आगे चलो जी। अब सर अगली वाली जो हमारी क्लासेस है ना, मतलब अगली वाली जो टॉपिक है, अगला वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम पढ़ने वाले हैं सर शब्दों को। किसको पढ़ने वाले हैं? शब्दों को। सर शब्द पढ़ेंगे हम। अभी अब शब्द पढ़ेंगे। शब्द सर किस तरीके से, पहले हमें पता है ना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण थी। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती थी। इसी को सर हमने ध्वनि कहा था। इससे मिलकर सर एक अक्षर बना था। अक्षरों से मिलकर सर एक शब्द बनता है। और शब्द से मिलकर क्या बनता है? शब्द से मिलकर बनता है सर एक पदबंध। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो शब्द का दूसरा नाम पद भी है। इससे बड़ी इकाई पदबंध, पदबंध से बड़ी इकाई बनती थी उपवाक्य, और उपवाक्य से बड़ी इकाई बनती थी वाक्य, जो कि भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई है। ठीक, अच्छी बात। तो सर अब हमें शब्द पढ़ने हैं। क्या पढ़ने? शब्द। अब एक एक करके इसको देखते रहिए। पहले एक मैप ड्रॉ करते हैं कि शब्द में हमें क्या पढ़ना है। सबसे बड़ी बात, शब्द अगर पूछे जाते हैं तो सर वो अर्थ के आधार पर पूछे जाते हैं कि शब्द अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के हैं। यानी कि शब्द अर्थ के आधार पर दो प्रकार के। एक शब्द है सर जिन्हें कहा जाता है सार्थक शब्द, जिनका अपने आप में कुछ अर्थ होता है। एक शब्द है सर जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता, उन्हें कहते हैं निरर्थक शब्द। जैसे पानी, वानी, पानी के साथ वानी शब्द का प्रयोग होना। एक शब्द पूछे जाते हैं सर परिवर्तन के आधार पर। किसके आधार पर? परिवर्तन के आधार पर। और परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक होते हैं सर जिनका नाम है विकारी शब्द, और एक होते हैं सर जिनका नाम है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। एक शब्द होते हैं सर जी हमारे किसके आधार पर? इतिहास के आधार पर। और इतिहास के आधार पर शब्द होते हैं 5 प्रकार के। कैसे? एक शब्द है सर जिनका नाम है तत्सम शब्द। कैसे? तत्सम। एक शब्द है सर जिनका नाम है तद्भव शब्द। एक शब्द है सर जिनका नाम है देशज शब्द। एक शब्द है सर जिनका नाम है विदेशी शब्द। और विदेशी के साथ एक शब्द है सर जिनका नाम है संकर। ये नोट करना है आपको, ठीक है ना? ये नोट करना है। अच्छा, एक है सर जिनका नाम है, जो है सर उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। किसके आधार पर? उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर सर एक शब्द है रूढ़, एक शब्द है सर जिनका नाम है यौगिक, और एक शब्द है सर जिनका नाम है योग रूढ़। एक योग रूढ़। 3 प्रकार के शब्द। एक शब्द है व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आधार पर सर फिर से तत्सम शब्द, फिर से सर तद्भव शब्द, फिर से सर देशज शब्द, और फिर से सर विदेशी शब्द। ठीक है ना? 4 प्रकार के शब्द यहाँ पर होते हैं। एक शब्द होते हैं सर, एक शब्द होते हैं किसके आधार पर? एक शब्द होते हैं सर शक्ति के आधार पर। और शक्ति के आधार पर शब्द है सर एक वाचक शब्द, एक शब्द है सर जिनका नाम है लक्षक शब्द, एक शब्द है सर जिनका नाम है व्यंजक शब्द। व्यंजक शब्द। ध्यान दो कि सर शब्द अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, शब्द अगर अर्थ के आधार पर आए तो सार्थक निरर्थक 2 प्रकार के। शब्द अगर परिवर्तन के आधार पर आए तो विकारी और अविकारी। शब्द अगर इतिहास के आधार पर आए 5 प्रकार के। शब्द अगर उत्पत्ति के आधार पर आए तो 3 प्रकार के। शब्द अगर व्युत्पत्ति के आधार पर आए 4 प्रकार के। 4 ना हो तो 5 करना, 4 ना हो तो 5 करना। फिर यहां पर शंकर को भी मानना। सबसे पहले 4, 4 नहीं है तब 5। शक्ति के आधार पर पूछे जाए तो 3 प्रकार के। मोस्ट इंपोर्टेंट। अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है, शब्द पढ़ने हैं, सबसे पहले हम शब्द पढ़ेंगे विकार के आधार पर। शब्द विकार के आधार पर 4 भेद और इसके हो जाते हैं। 4 भेद कौन कौन से? कि सर जी यहां पर अगर देखा जाए, एक है संज्ञा। संज्ञा विकार के आधार पर शब्दों का भेद है। एक भेद है जो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द है उसे सर्वनाम कहते हैं। फिर सर एक विशेषण हो जाता है, विशेषण के साथ एक हो जाता है क्रिया। ये 4 विकारी शब्द हैं। विकारी। अवकारी शब्द भी होते हैं। अवकारी शब्द अर्थात कि सर जी अवकारी शब्दों के अंतर्गत हम रख सकते हैं क्रिया विशेषण, जिन्हें हम अव्ययी कहते हैं। अवकारी शब्दों को क्रिया विशेषण। एक होता है सर समुच्चय बोधक अव्यय, एक होता है सर संबंध बोधक अव्यय, एक होता है विस्मय बोधक अव्यय, एक होता है निपात। कौन सा होता है? निपात। ये 5 भेद सर इसके हो जाते हैं। कितने? 5 भेद। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे सर शब्द विकार के आधार पर, यानी विकारी शब्द हम पढ़ने वाले हैं। पता चला कि हम क्या पढ़ेंगे, ज्यादा डीप तो बात नहीं गई। किस किस के दिमाग में पल्ले पड़ी कि सर जी अगर शब्द के, अगर हमसे परिवर्तन के आधार पर भेद पूछे जाएंगे, 2 भेद विकारी और अविकारी, इसमें से भी सबसे पहला जो सेगमेंट है हमारा वो है विकारी शब्द। जिन शब्दों में परिवर्तन होगा, अभी आएंगे इस पर,
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये आने वाली 20 क्लासेस का मैप है आपका, ठीक है ना, आने वाली 20 क्लासेस का मैप है कि ऐसे हम पढ़ेंगे। पहले हम विकारी शब्द कवर करेंगे, फिर हम अविकारी शब्द कवर करेंगे, फिर सर इन वाले शब्दों को कवर करेंगे, फिर इन वाले शब्दों को कवर करेंगे, और आपके एसआई में तो शब्द शक्ति से कुछ कुछ सवाल आ जाते हैं, फिर शब्द शक्ति वाले सवाल कवर करेंगे, ठीक है। ये केवल एक डायग्राम है, केवल एक मैप है, ठीक। आगे चलो कि सर जी विकारी शब्द, कौन सा टॉपिक है, विकारी शब्द। अब यहां से नहीं लिखना है, ठीक है ना, यहां से नहीं लिखना है, समझना है बस। अब पेन और कॉपी रख दो, पूरा ध्यान लगाओ बोर्ड पर। विकारी शब्द और अविकारी शब्द दोनों में अंतर करो अभी के लिए। अविकारी शब्द, ठीक। मैंने एक शब्द लिखा लड़का, क्या लिखा मैंने, एक शब्द लड़का। लड़के का जैसे ही जेंडर चेंज होगा तो तुरंत ये शब्द परिवर्तित हो जाएगा लड़की में। जैसे ही जेंडर चेंज हुआ तो लड़की बन गया। अभी लड़का एक ही है, यानी एक वचन में है, इसका प्रयोग अगर बहुवचन में होगा तो ये शब्द परिवर्तित हो जाएगा लड़के में। किसमें हो जाएगा, लड़के में। यानी ये ऐसा शब्द है जिसमें परिवर्तन हो रहे हैं, ये ऐसा शब्द है जिसमें परिवर्तन हो रहे हैं, और यही चीज कहता है विकारी शब्द। यही चीज क्या कहता है, विकारी शब्द, कि सर ये वाला जो शब्द है दो प्रकार के शब्दों से बना है, विकार, और विकार के साथ ई जोड़ी गई है। विकार कहते हैं सर परिवर्तन को, और ई का अर्थ होता है निहित होना। जिसमें परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। इन शब्दों में जेंडर के आधार पर, वचन के आधार पर परिवर्तन होते हैं। लेकिन अविकारी मतलब, एक शब्द लिखा जी मैंने और शब्द को जरा लड़के के लिए प्रयोग करो, और ही रहेगा। और को जरा लड़की के लिए प्रयोग करो, और ही रहेगा। और का जरा बहुवचन बना के देखो, और ही रहेगा। और का चाहे भूतकाल में प्रयोग करो, वर्तमान में करो, या भविष्य काल में प्रयोग करो, और है तो और ही रहेगा। ऐसे शब्दों को कहते हैं अविकारी। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, अविकारी। और ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, जो परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी। हमें पढ़ने क्या है, विकारी शब्द। क्या पढ़ने हैं हमें, विकारी शब्द, की ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाते हैं। और परिवर्तन हो जाते हैं ऐसे शब्द सर कौन कौन से होते हैं, ऐसे शब्द अभी अभी देख कर आए हैं सर, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, 4 प्रकार के। कौन कौन से, कि सर जी एक तो टॉपिक है जी हमारा संज्ञा। संज्ञा वाले शब्दों में परिवर्तन होता है। सर्वनाम, सर्वनाम के साथ विशेषण, और विशेषण के साथ क्रिया, ठीक। विशेषण के साथ क्रिया, ठीक, विशेष क्रिया। जिसमें से अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है संज्ञा। ज्यादा डीप तो नहीं हुआ, डीप नहीं है ये। आपकी परीक्षा रिक्वायर्ड करती है कि जो भी मेरी परीक्षा देने आएगा, 4200 ग्रेड पे की परीक्षा देने आएगा, उसको कम से कम इतनी बातें पता होना चाहिए। कांस्टेबल नहीं है ये, ठीक है ना, ना ही कांस्टेबल की तरह से पढ़ना है आपको। 2000 ग्रेड पे नहीं है आपका, 4200 ग्रेड पे है। कंधे पर 2 सितारे आएंगे, और 2 सितारे आएंगे तो कहने का मतलब है कि जिम्मेदारी वाली जॉब है, ठीक है। कि नहीं देखो सवाल केवल यहीं से आएंगे, केवल संज्ञा का बेसिक बेसिक पढ़ लो, या फिर संज्ञा तो नाम को ही कहते हैं, सिर्फ यही पढ़ लो, व्यक्तिवाचक की संज्ञा पढ़ लो, भाववाचक की पढ़ लो। यहां से सुनो और यहां से बाहर करो, ठीक है ना। केवल उतने से काम नहीं चलता। हिंदी में अच्छा स्कोर करना हमारा उद्देश्य है। हिंदी में 10-20 स्कोर तो हर किसी का आता है, क्योंकि हिंदी तो डेली हम बोलते हैं। लेकिन हिंदी में इतना स्कोर तो हो जाए ताकि जो जीके जीएस की भरपाई है, वहां पर पता नहीं कहां से सवाल आ जाए, उसकी भरपाई कम से कम हिंदी तो करे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। पूरी फिर से आप बुलेट ट्रेन चलाना शुरू कर दिए, सिलेबस कवर हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या फायदा। अरे ये बुलेट ट्रेन थोड़ी है, कैसी बात कर रहे हो। देखो ये बुलेट ट्रेन थोड़ी है, कोई बुलेट ट्रेन नहीं है। एक बार मैं फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूं, देखो सुनो समझो जरा, पूरा फोकस यहां पर, पूरा फोकस यहां पर। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं सर शब्द। क्या पढ़ने वाले हैं, शब्द। और शब्दों को ना अलग अलग आयाम पर बांटा जाता है, शब्दों को अलग अलग आयाम पर बांटा जाता है। शब्द अगर आपसे अर्थ के आधार पर पूछे जाएंगे तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ होता है, ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक शब्द। उसके बाद कुछ ऐसे शब्द होते हैं सर जिनमें परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन जो होगा या तो विकारी या अविकारी, या तो परिवर्तन होगा या परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा तो विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन 4 शब्दों में परिवर्तन होगा। अब ये 4 शब्द होते क्या हैं, ये बाद का विषय है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक ऐसे शब्द है जिनमें परिवर्तन नहीं होगा, जैसे
या, अथवा, किंतु, परंतु ऐसे शब्दों को किसी भी स्थिति में प्रयोग करो, ये चेंज नहीं होंगे। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं इनको? अविकारी शब्द। आगे बढ़ते हैं कि सर शब्द, शब्द एक होते हैं इतिहास के आधार पर कि हमारा इतिहास कैसे चलता आ रहा है, ऐसे ही शब्दों का इतिहास है। तत्सम कुछ शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से आए हुए हैं, तो मतलब संस्कृत के ही ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। ये बात का विषय है कि तत्सम होते क्या है या फिर तद्भव क्या होते हैं, लेकिन अभी के लिए इतिहास के आधार पर आप 5 भेद पढ़ेंगे। ठीक, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। आगे बढ़िए। उत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ 3 भेद है। अब ये होते क्या है ये अभी बताना ठीक नहीं है। ठीक है, अच्छा। व्युत्पत्ति के आधार पर 4 भेद, 4 ना हो तो 5, और शक्ति के आधार पर 3 भेद हैं जो कि हम शब्द शक्ति पढ़ेंगे आगे। लक्षणा, अभिधा, व्यंजना, जिसमें से पहला टॉपिक आपका शुरू हो रहा है परिवर्तन के आधार पर, और परिवर्तन के आधार पर भी विकारी शब्द। कौन से शब्द? विकारी शब्द। विकारी शब्द मतलब ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन होता है, ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन सर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन वाले शब्दों में होगा। अभी अभी एक शब्द लिखा था लड़का। लड़का सर एक प्रकार की संज्ञा है। इस शब्द को लड़की के लिए यानी जेंडर चेंज करके प्रयोग करेंगे तो लड़की, इस वाले शब्द का जब बहुवचन में रूपांतरण करेंगे तो लड़के। इन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है सर, इसलिए ये विकारी शब्द है। और सबसे पहला टॉपिक ही हमें संज्ञा का ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संज्ञा का ही पढ़ना है। ठीक है कांस्टेबल गुरुजी, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में अंतर बता दीजिए, 4 बार पूछूंगा। हाँ, ये ऐसे सवाल आपके पूछे जाने हैं तो वो अच्छी बात भी है। जैसे देखो कि सर जी उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में अंतर क्या है? उत्पत्ति का मतलब क्या है? उत्पत्ति का अर्थ होता है कि सर कहीं ना कहीं बनावट, एक तरीके से क्या है कि सर जी अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछे जाएंगे तो इसका मतलब है बनावट, कि भाई बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, इसका मतलब क्या होता है? बनावट। और व्युत्पत्ति का मतलब होता है कि भाई पुरानी पद्धति, पुरानी पद्धति के आधार पर शब्द। पुरानी पद्धति मतलब एक तरीके से आप इसको इतिहास ही मान सकते हैं, इसलिए जो जो इतिहास वाले शब्द है ना वही शब्द हमने व्युत्पत्ति में रखे कि पुरानी पद्धति के आधार पर कितने प्रकार हो जाते हैं। लेकिन परीक्षा में 2 तरीके से सवाल आते हैं, कई बार इतिहास पूछता है, कई बार व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति पूछेगा तो पहले 4 उत्तर, 4 नहीं है तब 5 उत्तर। ठीक है, लेकिन इतिहास के आधार पर जब पूछेगा तब हमेशा 5 उत्तर। ठीक, कि उत्पत्ति का अर्थ होता है कि बनावट, की शब्द बने कैसे हैं। बनावट मतलब कि जैसे एक ये घर शब्द बना है, इसको अभी तोड़ा तो घा और रा, इनमें विभाजन इसका हो जाएगा। अगर पाठशाला शब्द आया तो इसको तोड़ेंगे तो सर पाठ अलग हो जाएगा और शाला अलग हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं सर बनावट, कि भाई ये वास्तव में बने कैसे हैं, किस किस शब्द को जोड़कर बने हैं। और ये है सर उत्पत्ति की पुरानी पद्धति के आधार पर कैसे प्रयोग हो रहे थे। ठीक ठीक, डन। गई भैंस पानी में कि भैंस बच गई पानी में जाने से। मुझे पता चल रहा है कि ज्यादा डिटेल में आप पढ़ने वाले हो नहीं ठीक है ना, ज्यादा डिटेल में आप नहीं चलोगे, बड़ी दिक्कत है। 4200 ग्रेड पे डिमांड करती है कि थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए। अच्छा, मुझे हाथ खड़ा करके बताओ कि किस किस की ग्रेजुएशन हो चुकी है, किस किस की ग्रेजुएशन हो चुकी है। किस किस की ग्रेजुएशन हो चुकी है। ठीक है, देखो पहले क्या है कि 10-5 दिन ना आपका और हमारा जो व्यवहार है ना वो बनने दो। मुझे पहले आपको समझने दो कि आप चाह क्या रहे हैं। देखिए आपके चाहने से कुछ नहीं होता, सत्य बात है, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा कि भाई आप किस तरीके से चाह रहे हैं कि एकदम सरल सरल पढ़ाएं, कुछ नहीं होगा उससे। कांस्टेबल नहीं, कांस्टेबल के बैच में नहीं है आप, ठीक है ना। हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा जिस हिसाब से आपकी परीक्षा डिमांड कर रही है, जिस हिसाब से आपकी परीक्षा डिमांड कर रही है। अभी के लिए बस कानों में ईयरफोन लगाइए और आराम से केवल सुनने का काम करना है। जो भी दिक्कत हो उसको एक व्हाइट पेज पर नोट करना है। किस पर नोट करना है? व्हाइट पेज पर। क्योंकि मानकर चलिए जैसे हम भी जब पढ़ते थे ना तो हमें कोई चीज समझ में नहीं आई तो हमने तुरंत वो व्हाइट पेज पर नोट कर ली, उससे पता फायदा क्या होगा? उससे फायदा एक है, ये है कि हो सकता है कि जो सवाल अभी आपका है उस टॉपिक पर हम 2 मिनट के बाद आने वाले हों, उस टॉपिक पर हम 15 मिनट के बाद आने वाले हों। मानकर चलिए 10 सवाल आपने नोट करे कि इस क्लास से मुझे 10 सवाल समझ में नहीं आए। जब क्लास की अंत तक आप आओगे ना
उसमें से आधे से ज्यादा सवालों को तो आप ऐसे ही हटा दोगे कि हाँ ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। कुछ सवाल रह जाते हैं, उनको अंत वाले समय में क्लियर करिए कि सर जी इस वाले शब्द का क्या अर्थ होगा, या वहां पर आपने ये चीज बोली थी इसका मतलब क्या है। अभी मन में अगर कोई सवाल है, एक व्हाइट पेपर लेकर बैठिए, तुरंत नोट करते चलिए कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, ठीक है ना। पर यकीन मानिए, जो एकदम हलुआ है ना, हलुआ कि देखो बस ये केवल बस हम पढ़ेंगे विकारी शब्द, या फिर डायरेक्ट शुरू करते हैं लोग कि संज्ञा, कि देखो भाई अब अगला टॉपिक है संज्ञा, और लोग संज्ञा पढ़ रहे हैं, लेकिन संज्ञा पढ़ते क्यों है ये तो पता होना चाहिए, कि संज्ञा किसके अंतर्गत आता है ये तो पता होना चाहिए। यूपीएसआई 2021 का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द नहीं है। ये 4 विकारी शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट शुरू नहीं करने की संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या है, वो तो बात का विषय, वो तो पढ़ेंगे ही हम, लेकिन इन शब्दों का ओरिजिन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इनको, ठीक है ना। ये यूपीएसआई का सवाल है कि बताइए शक्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं। ये यूपीएसआई का ही सवाल है कि बताइए उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं। तो लोग वहां पर उत्तर करके आते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर तो 4 प्रकार के शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। सबका उत्तर गलत होता है, सबका। उत्पत्ति के आधार पर 3 शब्द है, उत्पत्ति मतलब बने कैसे हैं शब्द, ठीक है ना, कि बनावट की, इसको तोड़ा जाएगा तो इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं, इसको तोड़ा जाएगा तो इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है, ठीक है ना। अच्छा, कि सर उत्पत्ति के आधार पर 4 करना है, 4 नहीं तो 5। अब धीरे धीरे करके अभी अगर अभी आप कहें कि सर अभी उत्पत्ति के आधार पर करा दो, वो सार्थक तरीका नहीं है। पहले एक सेगमेंट कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, फिर वो वाला सेगमेंट, ठीक है ना। एक एक करके आते हैं, एक एक करके, धीरे धीरे। अभी के लिए कोई भी डाउट हो तो उसको व्हाइट पेज पर नोट करते चलिए, ठीक है ना। कहाँ नोट करते चलिए, व्हाइट पेज पर। मेरा यकीन मानिए आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, बिल्कुल सही तरीके से पढ़ रहे हैं, बस ध्यान लगाने की आवश्यकता है बस, ठीक है ना। मैंने इसलिए पूछा आपसे कि किस किस ने ग्रेजुएशन करी है। ज्यादातर अगर हम भारत की बातचीत करें ना, भारत में पता है क्या है, भारत में अगर किसी भी विद्यार्थी ने 12th करी है या फिर किसी भी विद्यार्थी ने ग्रेजुएशन करी है ना, उसका दिमाग उस स्तर का नहीं होता। सबसे पहले तो जो हम तैयारी कराते हैं ना, खासकर हमारे सामने जब हमारी ऑफलाइन क्लास होती है, तो 500, 700, हजारों की संख्या में बच्चे बैठे होते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि पहले हमें उन्हें ये तैयार करना पड़ता है कि भाई आपने ग्रेजुएशन करी है, उनको पहले ग्रेजुएशन वाली स्तर तक लेकर आना पड़ता है। दिक्कत ही यही है भारत में, कि मानकर चलिए किसी व्यक्ति ने ग्रेजुएशन करी है, तो उसके दिमाग की जो क्षमता है ना, वो ग्रेजुएशन वाली बिल्ड नहीं होती। हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि ये यूपीएसआई का बैच है, और हम एसआई के हिसाब से ही लेकर चीजों को चलेंगे। थोड़ी बहुत अंडरस्टैंड आपको भी करना है। कांस्टेबल की तरह अगर मैं एक एक शब्द को यहाँ पर डिफाइन करके बताऊं कि ये ऐसे होता है, छोटा ऐसे है, बड़ा ऐसे है, वो कांस्टेबल के लिए ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन वाले की जो समझने की शक्ति है ना, वो थोड़ी सी अच्छी होती है कांस्टेबल से। इस वजह से हम लेकर चल रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत हाँ की बातों को पकड़ सकते हैं कि सामने वाले ने क्या बोला, सामने वाले ने क्या बोला। सबसे जरूरी बात क्या है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम आपको थोड़ा बहुत समान स्तर पर लेकर आकर चलते हैं, कि कहीं ना कहीं कि यही सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी विडंबना, कि हमें पहले सभी को एक समान बनाना पड़ता है, तब चीजों को साइड में लेकर चलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करेंगे आप और हम दोनों मिलकर। अगर दोनों का साथ रहा ना, तो हिंदी में 40 आउट ऑफ 40 कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लग रही है कि हिंदी कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है। मान लिया तो कठिन हो जाएगी, अगर नहीं माना तो चुटकियों का खेल है। किसका खेल है? चुटकियों का खेल। किसका खेल है? चुटकियों का खेल। ठीक ठीक, किसका खेल है? चुटकियों का खेल। ठीक है जी, करें स्टार्ट। कोई भी सवाल आए, कोई भी डाउट आए, तो उसको एक अब व्हाइट पेज पर आप नोट करेंगे। किस पर नोट करेंगे? व्हाइट पेज पर। अंत में मैं आपको पूरा पर्याप्त समय दूंगा कि अब इस वाले डाउट को आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, मैं हर समय हर एक कमेंट पर ध्यान दे नहीं सकता, सत्य बात है। ठीक है, क्योंकि हर समय हर एक कमेंट का आंसर दूंगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे, सत्य बात। चलिए कि सर जी विकारी शब्द है, विकारी शब्द यानी संज्ञा। चलो कांस्टेबल वाले तरीके से थोड़ा बहुत आपको बताने का प्रयास करते हैं कि कांस्टेबल वाले विद्यार्थी कैसे पढ़ते हैं। देखो, बताओ मुझे ये क्या है, बताओ भाई मुझे ये क्या है, बताओ ये क्या है, कौन है ये? गुरुजी, ये तो एकदम आपने तो अब हमारे मन की बात कह दी सर जी। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। गुरुजी अब हमें कोई अच्छी सी चीज देखने को मिली, चीज नहीं है ये, लड़की है। आप कहोगे कि गुरुजी ये तो कंप्यूटर जी की धर्मपत्नी की तरह लग रही है,
ठीक है ना। ये कौन है, ये है लड़की। ये कौन है, लड़की। कौन है, लड़की। आप ऐसे समझो कि पूरे ब्रह्मांड में जिस भी चीज को आप देख सकते हो, पूरे ब्रह्मांड में जिस भी चीज को आप देख सकते हो, जिसको छू सकते हो, अगर उसका कोई नाम है तो वह संज्ञा है। आप इसको देख सकते हो, हाँ सर देख तो सकते हैं। इसका कोई नाम है, हाँ सर ये नाम है ना, ये इसका नाम है ना, ये इसका नाम है सर, संज्ञा। यानी सर ये नाम जो है ये संज्ञा है, ठीक है ना। ये नाम जो है ये संज्ञा है। पूरे ब्रह्मांड में, केवल पृथ्वी की बात नहीं कर रहा कि भाई जैसे मैं पेन को देख सकता हूं, मेरे सामने एसी का रिमोट रखा है, मैं इनको देख सकता हूं तो इनका नाम है तो ये संज्ञा है, ठीक है। लेकिन मैं पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। आप शुक्र ग्रह को भी देख सकते हो, आप चंद्र को भी देख सकते हो, आप सूर्य को भी देख सकते हो। कोई भी वस्तु जिसको आप देख सकते हो, या ऐसा कोई भाव जिसका मन से अनुभव किया जा सकता है, वह संज्ञा है। वह क्या है, वह संज्ञा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई वास्तव में संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होता है सर नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है सर नाम। नाम मतलब पूरे ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु का कोई भी नाम है तो क्या है, संज्ञा है, जिसको हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, या ऐसा भाव जिसका मन से अनुभव हो सकता है। पुराने जमाने में लोग बोलते हैं ना कि भाई राम ने, या राम को श्याम की संज्ञा दी गई। राम को श्याम की संज्ञा दी गई। अभी राम को श्याम की संज्ञा दी गई, इसका मतलब क्या है सर, संज्ञा दी गई, संज्ञा का मतलब होता है नाम। अर्थात वो कहने का प्रयास कर रहा है कि राम को श्याम का नाम दिया गया। संज्ञा कोई वस्तु थोड़ी है, क्योंकि वस्तु वो दे देंगे, ठीक है ना। संज्ञा कोई वस्तु थोड़ी है। भाई संज्ञा का वास्तविक अर्थ होता है नाम, कि राम को श्याम का नाम दिया गया, यानी उसका ओहदा, उसकी पदवी इत्यादि दे दी गई, ठीक है ना, इत्यादि दे दी गई। ऐसे कोई भी नाम वो संज्ञा होगा। अच्छा, मैंने कहा भाई एक वाक्य लो, भाई पहले वाले वाक्य को पढ़ो, पहला वाला वाक्य पढ़ो भाई। पहला वाला वाक्य क्या है, शंकर के पास 3 बीघा जमीन है। शंकर के पास 3 बीघा जमीन है। इसमें कितनी संज्ञाएं हैं, कितने नाम हैं, मुझे बताओ। किसी जी नाम, संज्ञा का मतलब नाम है, तो आप हमसे नाम पूछ रहे हो, कितने नाम है। देखो, एक तो शंकर किसी व्यक्ति का नाम है, एक तो ये संज्ञा है, पहचान पा रहे हो। एक तो ये संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है। अच्छा, क्या के नाम है क्या, नहीं सर के नाम थोड़ी है। पास नाम है, नहीं सर। 3 नाम है क्या, नहीं सर 3 भी नाम नहीं है। सर बीघा नाम है क्या, बीघा नाम जमीन नाम है सर, जमीन नाम है। जमीन सर एक क्षेत्र का नाम है, एक टुकड़े का नाम है, ठीक है ना। एक खेत के टुकड़े का नाम या एक क्षेत्र के टुकड़े का नाम हो जाता है। 2 संज्ञाएं सर इस वाले वाक्य में। कितनी संज्ञाएं, 2, 1 और 1, 2। ठीक, दूसरे वाले वाक्य में देखो कितनी संज्ञाएं हैं। ये कांस्टेबल सवाल पूछते हैं कि भाई बताइए दूसरे वाले वाक्य में कितनी संज्ञाएं हैं। कि जैसे देखो यहां पर मैंने कहा कि ताजमहल सर एक इमारत का नाम है, ताजमहल एक इमारत का नाम है, और सर आगरा एक शहर का नाम है, और तो कोई नाम नहीं है सर इसमें, और तो कोई नाम नहीं है। कहने का तात्पर्य सर 2 नाम है इसमें। कितने नाम है, 2। यानी सर दूसरे वाले वाक्य में भी 2 संज्ञाएं हैं। दूसरे वाले वाक्य में भी कितनी संज्ञाएं हैं, 2। आगे बढ़ो कि सर जी एक तीसरे वाले वाक्य में देखा जाए तो गंगा एक नदी का नाम है, पहली संज्ञा। पहली संज्ञा। भारत सर एक देश का नाम है, दूसरी संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, दूसरी संज्ञा। उसके बाद कि सर सबसे लंबी नदी और पवित्र नदी है, सर एक ये नाम है, नदी। नदी एक जलधारा का नाम है, ठीक है ना। ना की, ना सबसे, ना लंबी, ना पवित्र, ये कोई नाम नहीं है। इन दोनों में, इन सभी में से कोई भी नाम नहीं है। नाम तो सर एक जलधारा का वो है, नाम किसी देश का ये है, और नाम किसी नदी का ये है, ठीक है ना। 3 संज्ञाएं सर इसमें। कितनी संज्ञाएं, 3। यानी सर संज्ञा का मतलब होता है कोई भी नाम। कोई भी नाम मतलब कोई भी वस्तु है, अगर मैंने इसका नाम रख दिया तो वह संज्ञा है। जैसे मेरे हाथ में क्या है, पेन। मैंने सर पेन ये लिख दिया, अब बताओ संज्ञा क्या है। संज्ञा ये वस्तु मैंने पकड़ रखी है, ये संज्ञा है कि ये संज्ञा है। संज्ञा क्या है, एक वस्तु है सर मेरे हाथ में, ये रही पेन। ये संज्ञा है कि ये संज्ञा है, संज्ञा क्या है, पेन संज्ञा है कि ये संज्ञा है। सर वस्तु कभी संज्ञा नहीं होती। इस पदार्थ का, इस वस्तु का नाम ये है। क्या नाम है इस वस्तु का, इस वस्तु का नाम है सर पेन। तो ये लिखा हुआ जो नाम है ये संज्ञा है, ठीक है ना। अब ये वस्तु संज्ञा थोड़ी है। जैसे मानकर चलिए मेरे हाथ में ये रिमोट है, ये जो पदार्थ है ये संज्ञा थोड़ी है ना, इसका नाम है सर रिमोट।
ठीक है ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम रिमोट है। ये जो लिखा हुआ नाम है रिमोट, ये संज्ञा है। ठीक, ये संज्ञा है। ठीक है ना। यानी सर वास्तव में वस्तु संज्ञा नहीं होती है, उसका कोई नाम है वह संज्ञा होगा। पूरे ब्रह्मांड में जिस भी वस्तु को आप देख सकते हैं या ऐसा कोई भाव जिसका मन से अनुभव कर सकते हैं, जैसे सुख दुख इत्यादि, अगर उनका कोई नाम है तो उस नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम को। जैसे सर मुझे पता है कि कोई नाम नहीं है, सबसे कोई नाम नहीं है, लंबी कोई नाम नहीं है, पवित्र कोई नाम नहीं, नदी हाँ एक जलधारा का नाम है सर नदी। सर भारत एक देश का नाम है सर भारत। मैंने कहा गंगा एक सर नदी का नाम है सर गंगा। तीन नाम है सर यहाँ पर। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि गंगा नदी बह रही है वो संज्ञा है क्या, ना 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 ना, उसका नाम ये रहा। उसका नाम क्या है, उसका नाम है गंगा। एक ये संज्ञा है। एक देश है सर भारत, क्या वो देश संज्ञा है क्या, ना, उस देश का लिखा हुआ नाम संज्ञा है। ठीक है ना। समझ पाए, हाथ खड़ा करो। किस किस को ये बात क्लियर होगी। सर संज्ञा का मतलब नाम, चाहे वो कोई भी नाम हो, चाहे वो कंप्यूटर जी की धर्मपत्नी हो, चाहे वो कोई हो, चाहे वो कोई कैसी भी लड़की हो, वो क्या है, वो नाम है। अब नाम तो देखो ये क्या है भाई, इसका नाम है लड़की। कौन है ये, लड़की। अब इस लड़की का भी तो कोई ना कोई नाम होगा। मानकर चलो इसका नाम है XYZ, ये भी संज्ञा है कि सुनीता, गीता, सीता, शांति, वांति, कुछ भी नाम हो, ये क्या हो जाएगा, संज्ञा। ये क्या हो जाएगा, संज्ञा। मेरा यकीन मानो ऐसे कांस्टेबल वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं। ठीक है ना। ऐसे कांस्टेबल वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं, बिल्कुल हंसी मजाक वाले तरीके से। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल ऐसे ही तरीके से चलते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे तरीके से चलो। और आगे चलते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। एक एक चीज को समझते हुए जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, सीखना। इंपॉर्टेंट बात क्या है, सीखना। सर ये अब संज्ञा हमें पढ़नी है, संज्ञा हमें पढ़नी है, और संज्ञा के प्रकार पढ़ने हैं। हर एक चीज हमें संज्ञा की पढ़नी है। ठीक, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। कि सर ये संज्ञा हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, संज्ञा। संज्ञा मतलब नाउन। और ये जो नाउन होगा ना सर, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं मैप के आधार पर कि इसको कितने तरीके से हमें पढ़ना है। तो ज्यादा फिल्टर लगा दिया है। फिल्टर नहीं भाई साहब, पूरी वॉल पुट्ठी है। ठीक है, फिल्टर थोड़ी है ये, पूरी वॉल पुट्टी है। एक बार हमारे जैसे देखो, आप में से जो पुराने विद्यार्थी हैं ना, उनको तो पता होगा कि कंप्यूटर जी की सगाई होने वाली थी। सगाई होने से पहले यही वाला फोटो आया कि भाई लड़का लड़की को देख ले, लड़की लड़के को देख ले। जो सामने से लड़की का फोटो आ रहा है वो ये आ रहा है, ये और ये दोनों फोटो आए। तो जैसे ही कंप्यूटर महोदय जी ने देखा कि भाई ये फोटो है, वो भाई साहब तुरंत वहीं बोल दिया कि गुरुजी अब तो यस मैं शादी करूंगा। मैंने कहा भाई ऐसा हो सकता है कि फोटोशॉप से एडिट होकर आया हो फोटो। किससे एडिट होकर आया है, फोटोशॉप से एडिट होकर आया है। ये नहीं माने। मैंने कहा कि भाई एक बार ना एक काम करो, लड़की के घर अपने माता पिता को लेकर चले जाओ, वहां पर जाकर देख कर आओ कि लड़की कैसी है। कि अच्छा सर, हाँ सर। तो ये हमारी बातों में आ गए और लड़की के घर माता पिता को लेकर पहुंच गए लड़की को देखने। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर किसी लड़की को कोई देखने आने वाला है, अगर लड़की को कोई देखने आने वाला है ना, तो लड़की एक जादुई स्थान पर पहुंचती है उससे पहले। और उस स्थान का नाम क्या है, उस स्थान का नाम है सर काया पटल केंद्र। क्या नाम है, काया पटल केंद्र। क्या नाम है उस स्थान का, काया पटल केंद्र। मतलब ब्यूटी पार्लर कहते हैं सर उस स्थान को। इस स्थान, ये जादुई स्थान है पृथ्वी पर, बड़ा ही जादू, बड़ा ही पवित्र स्थान है। इस स्थान की खासियत क्या है, इस स्थान में कोई भी प्रवेश करती है ना महिला, और जब बाहर आती है तो एकदम चांद का टुकड़ा बनकर बाहर आती है। बड़ा ही जादुई स्थान है। इस स्थान पर पुताई का कार्य होता है। पुताई मतलब वॉल पुट्टी इत्यादि का कार्य यहाँ होता है। जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग होती है ना, पुरानी बिल्डिंग पर देखो बहुत ज्यादा दाग धब्बे होते हैं, तो उसके उस पर ना पेंट कर देते हैं तो एकदम नई जैसी बिल्डिंग लगती है। बस वही है कि सर यहाँ पर पुताई का कार्य होता है, वॉल पुट्टी आदि पोती जाती है। बड़ा ही जादू। लड़कों तुम बात को सुनो मेरी को, कि तुम अगर कहीं पर जा रहे हो ना, तो जाने पर तुम्हें अगर ये बीच में स्थान दिखाई दे तो वहीं पर साष्टांग दंडवत करना कि अरे इतना पवित्र स्थान आपके रास्ते में आ गया। मंदिर बोल सकते हो इसको। ये स्थान अगर नहीं होता ना, तो अंकल जी के साथ आंटी जी की भी मूछें होती। एक तरफ अंकल जी सेविंग करा रहे होते और दूसरी तरफ आंटी अपनी मूछों पर ताव दे रही होती कि भाई मेरी भी मूछें हैं। ठीक है, बड़ा ही अगर ये नहीं होता तो सोचो तुम्हें क्या क्या देखना पड़ता। ठीक है, क्या क्या देखना पड़ता। बड़ा ही पवित्र स्थान है।
तो इस वाले स्थान का सम्मान किया करो, ठीक है। तो अब जैसे ही वो महिला, जैसे ही ये वाली महिला जिनको कंप्यूटर जी से जिनकी शादी हुई है, तो जैसे ही वो इस स्थान के अंदर गई ना, तो जब बाहर निकल कर आई तो एकदम चांद का टुकड़ा, बिल्कुल चांद का टुकड़ा, ठीक है। अब जैसे अब हमने तो सीरियल्स में देखा है, फिल्मों में देखा है, किसी भी लड़की को देखने जाते हैं ना तो सामने से लड़की चाय की ट्रे लेकर आती है, उसमें सभी को चाय ऑफर करती है, लो भाई चाय पी लो, लो भाई चाय पी लो। हमारे कंप्यूटर जी ने जैसे ही उन महिलाओं को देखा, इन वाली महिला को, तो तुरंत कंप्यूटर जी वहीं पर फिसल गए, वहीं पर फिसल गए और वहीं क्या बोल दिया, वहीं बोल दिया कबूल है, कबूल है, कबूल है। वहीं बोल दिया कि गुरुजी कबूल है, कबूल है, कबूल है। मैंने कहा अभी इतनी उत्तेजना ठीक नहीं है, इस चेहरे की सच्चाई पता चलेगी कब, जब शादी के एक दिन बाद चेहरा धुल जाएगा। जैसे ही चेहरा धुला ना, तब स्थिति का ज्ञान होगा कि वास्तव में क्या स्थिति है। जो तुम बोलते हो ना कि गुरुजी भूत नहीं होते, उसके बाद तुम भूतों पर विश्वास करने लग जाओगे शादी के बाद, जैसे ही चेहरा धुल गया। अरे बड़ा अंतर होता है लड़के और लड़कियों में, बड़ा अंतर। तो भाई अगर किसी लड़की ने चेहरा धो लिया, किसी लड़की ने चेहरा धो लिया, तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति है क्या कि उसे किसी शादी पार्टी में बुला पाए? ब्रह्मांड की कोई शक्ति है कि उन्हें शादी पार्टी में बुला सकती है? कोई शक्ति है कि कोई ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति है कि भाई किसी लड़की ने चेहरा धो लिया तो वह किसी शादी पार्टी, किसी फंक्शन में जा ही नहीं सकती? और किसी लड़के ने चेहरा धो लिया तो, किसी लड़के ने चेहरा धो लिया तो मैं 100% कहीं पर लिखकर साइन कर दूं, लड़का पक्का घर से बाहर जा रहा है, पक्का कहीं ना कहीं घूमने जा रहा है, किसी शादी पार्टी में जा रहा है। लड़के लड़के होते हैं, लड़के बड़े भोले से जीव हैं बेचारे। बस इन्हें तैयार होने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो पानी चाहिए और एक तौलिया चाहिए, बस मुंह पहुंचने के लिए, और कुछ नहीं। ये उसी में तैयार हो जाते हैं। लेकिन लड़कियां, ओ भगवान, पूछो मत। हमारे बड़े भैया है ना, कहीं पर जाना होता है ना किसी शादी पार्टी में, 3 घंटे पहले भाभी से जाकर बोलते हैं 3 घंटे के बाद हम किसी पार्टी में जाएंगे, किसी शादी में जाएंगे, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। तो उनको कभी कभी 3 घंटे कम पड़ते हैं, 3 घंटे कम पड़ते हैं, ठीक है ना, ये स्थिति है, ठीक है ना। चलो, लेकिन कोई बात नहीं है, हमें चीजों को समझना है, ठीक है ना। तो सर अगर इसका कोई नाम है तो वो क्या होगा, वो होगा संज्ञा। ये हमारे कंप्यूटर जी की शांति है, ठीक। नहीं सर मेरे दोस्त चली जाती है, बस खाने की महक आ जाए एक बार। आपकी दोस्त चली जाती है बस खाने की महक सुनकर, भाई साहब फिर तो जी 8वें अजूबे हैं वो तो। ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चले कि सर जी अब हमें संज्ञा का एक मैप ड्रॉ कर लेना है कि हमें वास्तव में इसमें संज्ञा में क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले संज्ञा पढ़ेंगे हम, मूल संज्ञा कितने प्रकार की होती है, या इसी को लोग बोल देते हैं मौलिक संज्ञा। क्या बोल देते हैं इसी को, मौलिक संज्ञा। इसके भेद पढ़ने सर हमें तीन तीन कौन से, सबसे पहले सर हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा पढ़ेंगे सर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद सर हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। हम क्या पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के बाद की स्थिति क्या हो जाएगी, फिर हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे, भाववाचक संज्ञा हम पढ़ लेंगे। उसके बाद सर हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। फिर हमें बताने 5 भेद कि सर जी 5 भेदों में एक तो व्यक्तिवाचक भी नाम हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी आ जाती है। एक सर फिर आ जाती है सर जी यहाँ पर कौन सी, जातिवाचक भी है सर। जातिवाचक के साथ साथ एक और जो संज्ञा है वो है जी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ फिर एक है सर समूहवाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा के साथ एक है जी हमारी भाववाचक संज्ञा। कौन सी है, भाव। 5 भेद सर हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। फिर से संज्ञा पढ़नी है हमें उत्पत्ति के आधार पर, क्योंकि संज्ञा भी शब्द ही है एक प्रकार का। तो सर यहाँ पर भी रूढ़ होगी, यानी बनावट के आधार पर। योग के साथ फिर सर योग रूढ़ भी होगी। कौन सी होगी, योग रूढ़ भी हो जाएगी। और फिर सर एक संज्ञा हो जाएगी जी हमारी यौगिक, ठीक। फिर एक व्यक्ति और आएंगे जिनका नाम है पंडित भोलानाथ तिवारी। कौन आएंगे, भोलानाथ तिवारी। और पंडित भोलानाथ तिवारी भी कहेंगे कि संज्ञा के 4 भेद होते हैं। फिर अलग अलग व्यक्तियों के, ये यूपीएसआई 2021 ने पहली बार पूछा, 17 में ये सवाल नहीं था, 21 में आया कि सर जी यहाँ पर क्या है, एक जो भेद है जिसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक के साथ साथ एक भेद है जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक से सर फिर एक भेद है भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक के बाद एक है सर जिसका नाम है क्रियार्थक संज्ञा। इसके बारे में वो जानकारी देंगे, क्रियार्थक संज्ञा। ठीक, तो सर हमें यहां पर भेद पढ़ने हैं। अब यहां से सर कैसे सवाल आते हैं, यहां से सवाल आते हैं डायरेक्ट कि बताइए मूल संज्ञा कितने प्रकार की है। अंकित जी कुछ कह रहे हैं कि सनी भाई नहीं नहीं तो प्रभु सर की बीएनएस की धारा खोजना पड़ जाएगा। हाँ ये बात तो सही है, बीएनएस की धारा खोजोगे भाई साहब फिर तो ठीक है। चलो आगे आ जाओ। देखो संज्ञा मूल संज्ञा कितने प्रकार की है, तीन प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। उसके बाद अर्थ के आधार पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ये सबसे पहले ये सर्वाधिक सवाल आता है, ठीक है ना, कि बताइए संज्ञा कितने प्रकार की है। अगर डायरेक्ट संज्ञा आएगी संज्ञा कितने प्रकार की है तो अर्थ की प्राथमिकता ज्यादा होती है, आप 5 ही उत्तर करेंगे। और अगर पूछ लिया जाए कि संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की है तब भी 5, उत्पत्ति के आधार पर 3 और पंडित भोलानाथ तिवारी के द्वारा संज्ञा के 4 भेद। ध्यान रखो, एक सवाल का उत्तर बताओ मुझे, एक सवाल का उत्तर बताओ, ठीक है ना, सभी लोग एक सवाल का उत्तर बताएंगे सभी लोग। देखो एक सवाल मैंने पूछा कि बताइए संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के प्रकार मैंने आपसे पूछे कि कितने प्रकार होते हैं। पहला वाला सवाल ए बी सी डी, यहां पर मैंने किया 5 3 2 और हमें ना पता, हमें ना पता गुरुजी, ठीक है ना। दूसरे वाले सवाल का उत्तर बताइए कि सर ये पहला सवाल है इसका उत्तर, और दूसरा वाला सवाल ये रहा ए बी सी डी, इनका उत्तर बताना। कि यहाँ पर 5 लिखा है मैंने, और नहीं 5 नहीं लिखा है भाई, मैंने लिखा है 3 4 2 7, बताइए कौन सा उत्तर होगा। तीसरा वाला सवाल सर कौन सा सवाल पूछ रहे हो, अब पूछ रहे हैं तीसरा वाला सवाल, ए बी सी डी, उत्तर बताना है भाई। मैंने आपसे पूछा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और यहां पर मैंने लिख दिया है, यहां पर लिखा है 3 4 7 2। मैंने पूछा कि बताइए मूल संज्ञा कितने प्रकार की है, मूल संज्ञा कितने प्रकार की है, और यहां पर ए बी सी डी, और यहां उत्तर किया है कि मैंने 5 किया है, 3 किया है, 4 किया है, फिर 2 किया है। उत्तर बताइए क्या क्या होंगे इन सवालों के। हर एक सवाल का उत्तर अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कि उस सवाल को किस तरीके से पूछा गया है, विकल्प कैसे हैं। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार अर्थात हमें पता है कि सर संज्ञा अगर ऐसे ही पूछी जा रही है, ना तो पूछा मूल संज्ञा, ना पूछा अर्थ, ना व्युत्पत्ति, ना उत्पत्ति, ना पंडित भोलानाथ तिवारी, प्राथमिकता हो जाती है अर्थ की। फिर कहने का मतलब है कि अर्थ सर्वाधिक प्रबल होता है, अर्थ के आधार पर पूछी जा रही है, अगर कोई कुछ भी नहीं कहा है तो वहां पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अर्थ के आधार पर पूछा गया है, और अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, विकल्प क्रमांक ए इसका उत्तर। 5 भेद होंगे तो विकल्प क्रमांक ए इसका उत्तर। मुझे पता है कि सर 5 ही भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं 5, अब विकल्पों में 5 नहीं है, 5 नहीं है तो हो सकता है कि सर मूल संज्ञा पूछी जा रही हो, ठीक है ना। फिर हम उत्तर करते हैं कि सर जी फिर इसका उत्तर होगा 3, सवाल वही है, एक जगह 3 उत्तर है, एक जगह 5, ठीक है ना। अब यहां पर कहा गया कि बताइए संज्ञा के कितने भेद हैं, कि सर संज्ञा के अगर डायरेक्ट नहीं कहें मूल संज्ञा या किसी के आधार पर, तो हमें क्या उत्तर करना होता है, अर्थ मानी गई है, अर्थ के द्वारा पूछी गई है अर्थात। तो अर्थ के द्वारा 5 भेद होते हैं, लेकिन 5 विकल्पों में नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 3। लेकिन अगर उसने कह दिया कि मूल संज्ञा कितने प्रकार की होती है, फिर 5 उत्तर नहीं होगा, क्योंकि मूल संज्ञा के तो 3 भेद हैं सर, फिर इसका उत्तर क्या होगा 3, क्या होगा 3 उत्तर होगा। ठीक, इसका मतलब क्या है कि सर यहाँ पर 3 उत्तर, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 5, अगर 5 है तो हाथ खड़ा करो किस किस को पल्ले पड़ी ये बात। कोई डाउट है इससे संबंधित अभी क्लियर करो उसको, अभी पूछो तुरंत, कोई डाउट है तो अभी पूछो, ठीक है। मुझे पता है कि ज्यादा डीप में हम चले गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उतना ज्यादा डीप भी नहीं है, हम समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अभी तो संज्ञा के डीप के बारे में हम आए भी नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अभी डीप तो शुरू भी नहीं, डीप शुरू होगा अब धीरे धीरे, ठीक है ना, डीप शुरू होगा अब धीरे धीरे, अब धीरे धीरे क्या होगा, डीप शुरू होगा, मेरा यकीन मानना। अच्छा इस वाले सवाल का मुझे उत्तर बताओ क्या होगा, इनमें से कौन सा संज्ञा का उदाहरण है, उत्तर बताओ इसमें से। भाई संज्ञा, राम को श्याम की संज्ञा दी गई, अर्थात सर संज्ञा का मतलब होता है नाम। नाम बताओ भाई इनमें से नाम कौन सा है, क्या ये नाम है, अरे सर ये तो वर्ण है, ये तो अक्षर है सर, स्वर है, ये तो स्वर है सर। चलना, चलना को आगे पढ़ेंगे सर, ये तो क्रिया है एक प्रकार की। नाम तो सर ये रहा, राजू नाम है सर किसी का, अच्छा जी राजू नाम है। देखो ये यूपीएसआई का सवाल है,
ये यूपीएसआई का सवाल है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है, उत्तर बताओ। संज्ञा का भेद कौन सा नहीं होगा? संज्ञा का भेद, क्या सर व्यक्तिवाचक संज्ञा? हाँ सर होती है व्यक्तिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा होती है सर जातिवाचक। भाववाचक भाववाचक भी होती है। कौन सा भेद नहीं है? नाम बोधक क्या कोई हमने भेद पढ़ा है? नहीं। ये यूपीएसआई का सवाल है। यूपीएसआई ने एक और सवाल पूछा, देखो ये रहा, एक और सवाल पूछा उसने, एक और सवाल पूछा उसने, किधर गया किधर गया, तो इधर नहीं है वो सवाल, ठीक है ना, इधर नहीं है वो सवाल। तो कल बातचीत करेंगे उसके बारे में, ठीक है ना, कल बातचीत करेंगे उसके बारे में, वाले सवाल के बारे में बातचीत करेंगे कल। कल कुछ ऐसे सवालों को हम देखने वाले हैं। कल हम पहले तो संज्ञा पढ़ेंगे कि मूल संज्ञा कितने प्रकार की, मतलब वो तो देख लिया, व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है, भाववाचक क्या है, द्रव्यवाचक क्या है, और साथ के साथ हमारे समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, ठीक है ना, समूहवाचक कौन सी है। बशर्ते अपने डाउट क्लियर करिए आप। सभी के सभी जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, सभी के नोट्स आएंगे और सभी 3 तरीके से पढ़े जाएंगे। पहले उस टॉपिक को समझ लेंगे, फिर उसके शॉर्ट्स नोट्स बना लेंगे, उसके बाद उसके कंप्लीट नोट्स आपके एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे तो 3 तरीके से पढ़ेंगे। पहले उसको समझेंगे, दूसरा शॉर्ट्स नोट्स क्रिएट करेंगे, तीसरा फिर सर उसको हम क्या करेंगे, उसके कंप्लीट नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक, चलिए फिर कब मिलते हैं आपसे, कल वाली क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे। कल से 2 काम करने हैं। पहला काम क्या, पहले हमें थोड़ा बहुत जागरूक होकर आना है कि हाँ ऐसा ही है, मजाक नहीं है, कांस्टेबल की तरह क्लास नहीं चलेंगी। सबसे बड़ी बात, जैसे देखो संयुक्त व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन में आएंगे अल्प प्राण और महाप्राण। मतलब देखो 1 मिनट, एक सवाल है, मैं पढ़ नहीं पाया उसको, मैं देख लूँ एक बार सवाल क्या पूछा है आपने। जस्ट ए मिनट, सवाल चला गया भाई ऊपर, ठीक है ना, सवाल चला गया जी आपको ऊपर, 1 मिनट हो जाए कि सर जी संयुक्त वो व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन, क्षिप्त व्यंजन किस समय आएंगे, अल्प प्राण या महाप्राण, सगोश या अघोष। देखिए ये सगोश भी होते हैं या अघोष भी। देखो देखो जरा, जब हमने अल्प प्राण पढ़े थे ना, जब हमने अल्प प्राण पढ़े तो अल्प प्राण के अंतर्गत हमने ये पढ़ा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। और जब हमने महाप्राण पढ़े थे तब हमने ये पढ़ा कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होगा। अगर आप उच्छिष्ट व्यंजनों की बातचीत कर रहे हो, स्पेशल उच्छिष्ट व्यंजन ट, ह, ड और ढ, इनके बगल में सर ये आकर बैठते हैं, ठीक है ना, ट ठ ड ढ ना, इनके बगल में आकर ये बैठते हैं। हमने क्या देखा कि अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा, यानी सर पहला, तीसरा और पांचवा, ये वाला जो डा है ये तो सब अल्प प्राण है, ठीक है ना, ठीक है, अल्प प्राण है यानी तीसरे के पास आकर बैठा है। और सर महाप्राण सर दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा यानी सर ये महाप्राण है, ठीक है ना, ये महाप्राण है। ठीक, और अंत्यस्थ, देखो अंत्यस्थ को बोलने में मुंह से कम हवा आती है, तो य, र, ल, व हमने अल्प प्राण में पढ़े हैं। और ऊष्म व्यंजन को बोलने में मुंह से गर्म वायु यानी ज्यादा वायु बाहर आती है, चीटी वाला सा, सटपड़ वाला सा, सवाल वाला सा और हास्य आती, ये यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक, और सगोश अगोश, सगोश अगोश में देखो कि सर सगोश अगोश की बातचीत करी जाएगी ना, तीसरा, चौथा, पांचवा सगोश होते हैं। सर तीसरा, चौथा, पांचवा फिर तो ये दोनों के दोनों सगोश हैं। ठीक, दोनों के दोनों सगोश हैं। और अल्प प्राण जो होते हैं, जो अंत्यस्थ होते हैं ना, वो सगोश होते हैं। और अगर ऊष्म व्यंजन की बातचीत करी जाएगी उसमें से हा से हाथी केवल सगोश होता है। इसको हमने पहले लिखा, देखो यहाँ पर लिखा, तो हमने कहाँ लिखा इसको जी, हमने देखो यहाँ पर लिखने का प्रयास किया। कहाँ लिखा था जी हमने, तो नोट तो किया था भाई, ठीक है ना, कहाँ नोट किया है जी हमने, देखो यहाँ नोट किया था, यहाँ नोट किया था जी इसको, ठीक है ना, कहाँ नोट किया था इसको, यहाँ पर। इधर सभी स्वर और यारालावा और उस व्यंजन में हाथ से आती, ठीक है। इसको एक बार देख कर चलना, इसको एक बार समझते हुए चलना, ठीक है ना, अच्छी बात है। चलिए फिर कब मुलाकात होगी जी आपसे, फिर आपसे मुलाकात होगी कल वाली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।